नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुदर्शन बाटला और आप देख रहे हैं डाक टिकटों पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम जिसका नाम है टिकट टॉक। आज का विषय रहेगा परमाणु ऊर्जा और साथ ही हम बात करेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी के बारे में संक्षेप में, और देखेंगे भारत द्वारा एवं अन्य देशों द्वारा परमाणु ऊर्जा संबंधी जारी की गई डाक टिकटों को। आइए देखते हैं। मित्रों, स्क्रीन पर यह जो डाक टिकट आप देख रहे हैं, इसे भारत ने 4 अगस्त 1966 को जारी किया था। 15 पैसे मूल्य के इस डाक टिकट पर हिंदी एवं अंग्रेजी में होमी बाबा लिखा है। उसके नीचे उनके जन्म एवं मृत्यु के वर्ष 1909-1966 अंकित हैं। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का चित्र भी इस पर छपा है एवं परमाणु ऊर्जा तथा अनुसंधान, साथ ही अंग्रेजी में एटॉमिक एनर्जी एंड रिसर्च लिखा है। और ये वाला जो डाक टिकट है 10 रुपये मूल्य का है, जिसमें ट्रॉम्बे स्थित एटॉमिक रिएक्टर का चित्रण है जो अंग्रेजी एवं हिंदी में लिखा है। यह डाक टिकट 1965 में पहली बार जारी हुआ था तथा बाद के वर्षों में इसके संस्करण छपने जारी रहे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के सम्मान में 4 रुपये मूल्य का यह डाक टिकट जारी किया गया था। नीले रंग में छपे इस डाक टिकट में हिंदी एवं अंग्रेजी में उनके नाम के साथ उनका पोर्ट्रेट छपा है। और ये सुंदर डिजाइन वाली बहुरंगी डाक टिकट 1979 में छपी थी, जिसमें परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग दर्शाने के लिए कबूतर के मुख में पत्ते की बाली टहनी है तथा परमाणु की संरचना का चित्रण है। ऊपर की ओर हिंदी एवं अंग्रेजी में 23वां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी सम्मेलन लिखा है, जिस अवसर पर यह स्मारक डाक टिकट जारी हुआ था। अन्य देशों के भी बहुत से डाक टिकट इस विषय पर छपे हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे, जिनमें परमाणु ऊर्जा संबंधी डिजाइन है, संदेश हैं या फिर परमाणु संयंत्रों का चित्रण है। मित्रों, आज के विषय पर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास की। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्रता और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने 1948 में भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की थी। उद्देश्य था सीमित यूरेनियम संसाधनों और विशाल थोरियम भंडार का उपयोग कर दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण में प्राकृतिक यूरेनियम को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रिया में प्लूटोनियम भी बनता है, जो अगले चरण में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम का उपयोग होता है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की और भारत के पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का निर्माण करवाया। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में नई दिशा दी। डॉक्टर बाबा ने ही आज़ादी से पहले 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी। वर्ष 1954 में ट्रॉम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान बनाया गया, जिसको बाद में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क का नाम मिला। जब 1948 में भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया था, तब डॉक्टर बाबा इसके प्रथम अध्यक्ष बने और इस पद पर वो 1966 तक रहे। उनके नेतृत्व में 1956 में अप्सरा रिएक्टर का निर्माण हुआ, जो एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। मित्रों, कुछ बात डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी के बारे में भी हो जाए। डॉक्टर बाबा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में तथा उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की तथा बाद में भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उनके शोध कार्यों में कॉस्मिक रेज तथा क्वांटम थ्योरी उल्लेखनीय हैं।
भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने बनाई तथा भारत को वैश्विक परमाणु ऊर्जा मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। वे 1955 में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष बने। वर्ष 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है। अब कुछ तकनीकी जानकारी लेते हैं इस विषय पर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में तथा भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड को न्यूट्रॉन मॉडरेटर तथा कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन से निकली हुई ऊर्जा से पानी को भाप में परिवर्तित किया जाता है, जिसको विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राजस्थान के रावतभाटा में 220 मेगावाट का संयंत्र उत्पादन कर रहा है तथा 700 मेगावाट की इकाई निर्माणाधीन है। गुजरात के काकरापाड़ा में 700 मेगावाट की इकाई है। नरोरा उत्तर प्रदेश में 220 मेगावाट की 2 इकाइयाँ स्वदेशी डिज़ाइन पर काम कर रही हैं। कैगा कर्नाटक में 220 मेगावाट की 4 इकाइयाँ लंबे समय से काम कर रही हैं। तारापुर महाराष्ट्र में 540 मेगावाट की 2 बड़ी इकाइयाँ काम कर रही हैं। PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग होता है, इसलिए यूरेनियम संवर्धन की जो लागत है उसकी बचत हो जाती है, परंतु उसमें प्रयोग होने वाला भारी जल या कहें ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उत्पादन महंगा है। रेडियोधर्मी कचरा प्रबंधन तथा सुरक्षा उपायों पर भी लागत बढ़ जाती है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भारत की परमाणु ऊर्जा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संयंत्र न केवल बिजली उत्पादन करता है बल्कि अतिरिक्त ईंधन भी उत्पन्न करता है। इसके कारण इसे ब्रीडर कहा जाता है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कालपक्कम तमिलनाडु में बनाया गया है। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम एवं यूरेनियम का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। मित्रों, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन प्लूटोनियम 239 से न्यूट्रॉन निकलते हैं जो यूरेनियम 238 से ऊर्जा एवं प्लूटोनियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में तरल सोडियम को कूलेंट के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कालपक्कम तमिलनाडु में 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना है, उसमें परीक्षण चल रहे हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा के तीसरे चरण में थोरियम के परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग पर कार्य होना है। जैसा कि आपको विदित है, भारत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। इसे उपयोग में लाने के लिए विशेष रिएक्टर तकनीक विकसित की जा रही है। थोरियम 232 सीधे फिसाइल नहीं है, यानी विखंडित नहीं होता है, इसलिए इस पर पहले न्यूट्रॉन की बौछार करके यूरेनियम 233 बनेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई तथा कालपक्कम तमिलनाडु में थोरियम के उपयोग पर शोध एवं तकनीक विकसित करने का कार्य हो रहा है। मित्रों, आइसोटॉप्स या समस्थानिक किसी एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। इसके कारण एक तत्व के आइसोटॉप्स के रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक गुण भिन्न हो सकते हैं। जिन आइसोटॉप्स में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है वे स्थिर होते हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर रेडियोधर्मी हो जाते हैं या कहें विकिरण छोड़ते हैं। जैसे कार्बन 12 स्थिर है और कार्बन 14 रेडियोधर्मी है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इन पर शोध होती है एवं उपयोग हेतु उत्पादन कार्य भी होता है। रेडियो आइसोटोप्स का प्रयोग बीमारियों की जांच एवं उपचार में होता है।
कोबाल्ट 60 एवं आयोडीन 131 का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए तथा फास्फोरस 32 का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में होता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त प्रवाह की जांच में, टेक्नेशियम 99 का उपयोग मस्तिष्क, लीवर एवं गुर्दे की इमेजिंग में होता है। कृषि के क्षेत्र में उर्वरक क्षमता जांच करने के लिए, कीट नियंत्रण करने के लिए, खाद्य संरक्षण के लिए रेडियो आइसोटोप्स एवं उसके विकिरण का उपयोग किया जाता है। उद्योगों में रिसाव, दरार का पता लगाने, धातुओं में क्रैक्स आदि को ढूंढने जैसे कार्यों में रेडियो विकिरण काम आते हैं, जबकि कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन 14 आइसोटोप का प्रयोग होता है। मित्रों, न्यूक्लियर फिजिक्स अपने आप में एक विस्तृत विषय है। हमने आज केवल परमाणु ऊर्जा के कुछ एक शांतिपूर्ण उपयोगों पर संक्षेप में चर्चा की है। परमाणु बम एवं पोखरण जैसे विषय आज नहीं हो पाएंगे, परंतु किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, उम्मीद है आपको आज की प्रस्तुति परमाणु ऊर्जा पर पसंद आई होगी। भविष्य में भी हम अन्य विषयों पर डाक टिकटों के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।